दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इस सत्र के खत्म होने के बाद सरकार पर मुश्किलों के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक रोज सड़कों पर उतरेंगे और अब जंतर मंतर पार्ट 2 नजर आ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी युवाओं की सेना 21 घंटे के भीतर सड़कों पर उतरने वाली है। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आखिर क्या कुछ होने वाला है देश में और इसका तात्कालिक कारण क्या है? क्या वजह है? इतना गुस्सा क्यों है? और क्या वाकई मोदी सरकार मुश्किल में पड़ने जा रही है? इस पर चर्चा करेंगे। संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर हो क्या रहा है? एक बार फिर से युवा सड़कों पर नजर आएंगे, क्यों? अमित शाह जी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए संसद में। अंशु जी, सबसे पहले आपको और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बिल्कुल आपने सही कहा, कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके दिल्ली में हैं और उन्होंने ये कह दिया कि हम फिर से उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, यानी जंतर मंतर पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि सरकार की कई बातों से उनका सख्त ऐतराज है। वादा खिलाफी तो है ही, तमाम और चीजें भी हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी इस बार उतरेंगे तो शायद सरकार के हौसले बहुत पस्त है। और इस बीच जो खबर आई, उसने मोदी और शाह की एक तरह से नींद उड़ाकर रख दी है। लाखों जैन जी, यहाँ तो एक जंतर मंतर था अंशु जी, 21 घंटे बाद लाखों जैन जी इस देश के 750 से ज्यादा जिलों को, हर जिले में एक जंतर मंतर बनाने की तैयारी कर चुके। और इसका ऐलान जो हो गया है, उस ऐलान ने मोदी और शाह की नींदें उड़ा दी है। राहुल गांधी के इस ऐलान से भाजपाइयों में बौखलाहट है, क्योंकि एक जंतर मंतर इनसे झेला ना गया। उस जंतर मंतर में बाद में इनको लाके सोनम वांगचुक को बिठाना पड़ा, फिर उठाना पड़ा। पता लगा उठने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा अनशन खत्म कर दो, कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, हम तो सोनम वांगचुक को नेता ही नहीं मानते हैं। बाद में अभिजीत दीपके ने कहा कि हम लोग जज्जी युवा थे, बहुत सारे लोगों ने हमारी बाप बनने की कोशिश की, यानी हमें हाँकने की कोशिश की, तो उसको एक तरह से नहीं झेल पाए। और उसके बाद जो लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन, लगातार अमित शाह संसद भवन में नहीं आए। आज आए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो सिर्फ वंदे मातरम के लिए आए। ये बताता है कि मोदी और शाह कितने डरे हुए सिर्फ एक जंतर मंतर से। अब अगर पूरे देश के 750 जिलों में अगर जंतर मंतर बन जाएगा, हर जिले में एक जंतर मंतर होगा, तो भाजपाइयों के लिए मुंह छुपाने की जगह नहीं बने बचेगी अंशु जी। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, भाजपा को इस बात से डर नहीं लगता कि बदनाम हो जाएंगे। भाजपा को इस बात से डर नहीं लगता कि वीडियो आ जाएगा। भाजपाइयों के कई नेताओं के कई राज्यों में जो इनके युवा नेता हैं, कोई मंडल अध्यक्ष होता है, कोई पार्षद होता है, कोई जिला अध्यक्ष होता है, पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगते हुए उनके वीडियो आते हैं, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी निकाल देते हैं, फिर कभी वापस ले लेते हैं। ये तमाम चीजें हम और आप जानते हैं। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा दीजिए, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा को लिया है, अजीत पवार को लिया है, तमाम लोगों को लिया है। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, इन पे फर्क नहीं पड़ता। एक चीज से फर्क पड़ता है इन पर, अगर इनको चुनाव हारने का खतरा पैदा हो जाए, अगर जैसे इनको नींद में भी आ जाए कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो ये हड़बड़ा के उठ जाते हैं। फिर राहुल गांधी ने आज बड़ा अच्छा कहा कि मोदी जी रात को सो नहीं पाते हैं। डिप्लोमेसी का भी उन्होंने कह दिया कि भाई मोदी जी की डिप्लोमेसी जो है वो गले लगाने वाली मैसी है। ये तमाम चीजें हैं। हालांकि उसमें एक शब्द जो शीला दीक्षित के बेटे ने इस्तेमाल किया, शायद संदीप दीक्षित को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए था। बचना चाहिए था, लेकिन ये हीट ऑफ द मोमेंट कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब ये ऐलान क्यों है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि अब जो 21 घंटे बाद ये जो लाखों जैन जी राहुल गांधी देश के सभी सड़कों पर उतारने जा रहे हैं, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। देखिए मामला क्या हुआ था। मामला यह हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि दलित से आते हैं, हरियाणा से आने वाली नेता कुमारी शैलजा, जो दलित समाज से आती हैं, और उत्तराखंड की प्रभारी हैं, और उत्तराखंड में विपक्ष के नेता, ये तीनों दलित हैं। इन लोगों ने कुछ दिन पहले अभी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में एक रैली करी थी। पहले तो रोकने की कोशिश की उत्तराखंड की धामी सरकार ने, जैसे राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की थी। बाद में ये रैली हुई, तमाम चीजें हुई। उसके बाद एक संगठन जाकर उस जगह का शुद्धिकरण कर देता है, हवन के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ,
और पता नहीं कौन से तर्कों के साथ, लेकिन उसमें सरकार शांत रहती है, बीजेपी शांत रहती है, बीजेपी उस पर कोई रिएक्शन नहीं देती है। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब राज्यसभा में यह मसला उठाया, हालत ये हो गई कि पहले भाजपाई उनको रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए, सदन के अंदर हंगामा मचाते हुए नजर आए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे रुकने वाले नहीं थे। वो मोदी और शाह की पोल खोलते हुए कह गए कि मैं इतने साल से संसद में हूं, दलित हूं, मैंने तो कभी दलित का रोना नहीं रोया कि मुझे आकर बचाओ। क्यों? क्योंकि मैं लड़ सकता हूं। अब इस देश की राजनीति में जाति वाला रोना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते रहते हैं, तो एक कटाक्ष किया उन्होंने। अब जो सदन में मौजूद थे जेपी नड्डा, उनको समझ में आ गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए, बहुत सारी रिपोर्टें देखते रहते हैं वो, उनको समझ में आ गया कि भैया ये मामला तो बढ़ा तो हो गया चुनावी बेड़ा गर्क। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसकी जांच करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से लेती है, हम इस तरह की विचारधारा में विश्वास नहीं करते। सवाल ये होता है कि इतने दिनों तक आपने जांच क्यों नहीं करवाई? और जांच करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। किन लोगों ने किया, उनके वीडियो सब मौजूद है, आप एफआईआर करके उनको गिरफ्तार कीजिए, ये गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। लेकिन अब इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तमाम प्रदेश प्रभारियों को, तमाम प्रदेश सचिवों, महासचिवों को ये पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि कल शाम यानी 14 अगस्त यानी 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर, 15 अगस्त जो कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त की पूर्व संध्या 14 अगस्त को शाम को देश भर के तमाम जिलों में महात्मा गांधी की प्रतिमा से या संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से जो मार्च है, बड़े लेवल पे जो मार्च है, जो सत्याग्रह है, वो शुरू किया जाएगा। तो इस वीडियो को हम तकरीबन 7:15 के आसपास अपलोड कर पाएंगे अंशु जी। तो ये जो 21 घंटे बाद जो तमाम चीजें होगी, आप ये मान लीजिए कि कल 22 घंटे और 23 घंटे बाद वो तमाम वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तैरने लग जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दूरदर्शन पर राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर उनका एक संबोधन होता है, वहां वो संबोधन चल रहा होगा और सोशल मीडिया पर इस देश के लाखों युवाओं, जेन जी का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह और एक बड़े पैमाने पर मार्च चल रहा होगा। ये मोदी शाह की मुश्किलें जो है वो एक तरह से कम होने का नाम नहीं लेने वाली, बल्कि कल के बाद और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी अंशु जी। जी संतोष जी, तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी ने लगता है कि ठान के बैठे हुए हैं कि एक के बाद हमें विपक्ष को मुद्दा पकड़ाते जाना है, कांग्रेस को कोई ऐसा मुद्दा दे देना है जिससे हमारी ही मुसीबतें और बढ़ती रहें। मुझे लगता है मतलब ये बीजेपी ने अपना सेल्फ गोल कर लिया है कि पहले तो आज सदन में जिस तरीके से औपचारिकता भर के लिए आए और कोई जवाब नहीं दिया, साफ नजर आ रहा था कि ये जवाबदेही से बच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जेनजी को गुस्सा आएगा, कॉकरोच भी सड़कों पर निकलेंगे, जंतर मंतर पार्ट 2 हो सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो कुछ हल्द्वानी में हुआ उसको लेकर अब जो कांग्रेस इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने युवाओं को बाहर निकालेगी और इसे एक कहा जाए कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की शान का या उनके सम्मान का ये पूरा प्रतीक बना देंगे। और इसमें देखिए इतनी बड़ी बात है कि ये दलितों के साथ का जुड़ा हुआ मामला है, तो एक पूरी जो दलित वर्ग के सम्मान है, उनका आत्मसम्मान है, उसको जोड़ते हुए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये सरकार जो कहने तो कहती है कि हम पिछड़ों का, दलितों का या इनका सहयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में इन्हीं की सरकार में दलितों और पिछड़ों का कितना अपमान हुआ है। देखिए इनकी सरकार में रहते हुए हमारे दो जो एक दलित भाई प्रेसिडेंट और आदिवासी प्रेसिडेंट, उन दोनों का ही किस तरह से अपमान हुआ है कि जब उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया गया। आप देखिए वैसे तो दलितों के साथ बहुत सारी घटनाएं घटती है, लेकिन जो कोई पद पे हो और देश के इतने बड़े पद पर, सबसे सर्वोच्च पद पर है जो राष्ट्रपति हैं, उनको आज के समय में इस तरीके का जातीय विभेद झेलना पड़ रहा है और उनके मंदिरों पर जाने में उनको अपमान झेलना पड़ रहा है। और इतने बड़े क्या कहे जाएंगे कि विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनको दलित होने का ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो जहां जिस मंच पर जाते हैं उसको बाद में धुलवाया जाता है। और उसमें वहां पर एक तरह से जो संगठन है वो तो ऑब्वियस लगता है कि वो आरएसएस और बीजेपी इन्हीं से जुड़े हुए इस तरह के संगठन रहते हैं, तो उनके ऊपर ही निशाना साफ तौर पर है। तो बीजेपी
क्या करेगी? युवाओं का गुस्सा झेल रही है, मिडिल क्लास का गुस्सा झेल रही है, महिलाओं का गुस्सा झेल रही है, अब दलितों पिछड़ों का भी उनको गुस्सा झेलना पड़ेगा कि आपकी सरकार दलितों और पिछड़ों का भी अपमान कर रही है। जो भी लोग हैं वहां पर, अगर ऐसा किया भी गया, आप जो बता रहे हैं कि पहले तो उनको जगह नहीं दी जा रही थी, उसके बाद इस तरीके का अपमान किया था, तो उत्तराखंड की क्या सरकार सोई हुई थी? और हमारे मोदी जी जैसे तो सही कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कि भाई मैं लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा क्योंकि मेरे लड़ने की शक्ति है, मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलता हूं। भाई वहां तो जो दूसरे माननीय है वो हमेशा विक्टिम कार्ड ही खेलते रहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं, मैंने चाय बेची, मेरे ये हुए, मेरी माता जी ने दूसरों के घर बर्तन मांजे, मतलब या इसी तरह की बातें करके अपने आप को विक्टिम दिखाना, विक्टिम कार्ड खेलना। लेकिन दरअसल ये आपका राजनीति में बहुत एक मजबूर चेहरा दिखाता है और ये दिखाता है कि आप विक्टिम कार्ड खेलकर सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं, जो आपके एक जो आप दूसरी तरफ से अपना एक दिखाना चाहते हैं कि भाई 56 इंच का चीना है, हम विश्व गुरु हैं, वो आपकी छवि के बिल्कुल खत्म कर देता है और एक विरोधाभास पैदा करता है। और वही विरोधाभास इनकी सरकार में है। कहने को सिंबॉलिक तौर पर ये आदिवासी राष्ट्रपति बनाते हैं, दलित राष्ट्रपति बनाते हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इन्हीं के राज में सबसे ज्यादा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है। कितने ही ऐसे प्रकरण हम देखते हैं कि यूपी में जहां इनकी सरकार है, वहां दलितों के ऊपर जिसको घोड़ी में चढ़ के बारात ले जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं। एमपी में दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। मतलब ये तो ऐसी घटनाएं हैं कि इनके राज में हर तरफ दिखाई दे रही है और कोई उसका पर लगाम नहीं है क्योंकि इन्होंने बढ़ावा दिया ऐसी चीजों को, भले ही सिंबॉलिक तौर पर ऊपर में किसी को भी बिठाया हो। और वही चीज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस तरह की घटना का हो जाना, इसका बहुत दूर तक राजनीतिक संदेश जाएगा। हल्द्वानी जो है, उत्तराखंड है, यूपी से बहुत दूर नहीं है। यूपी उत्तराखंड में चुनाव भी होने हैं और अगर चुनाव के दृष्टिकोण से भी अगर इसको कांग्रेस एक मुद्दा बनाती है तो उन्होंने एक मुद्दा तो लपक ही लिया और बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया। क्या लगता है? इतने सारे तो और मामले चल ही रहे हैं। सदन में आके जवाब नहीं दिया अमित शाह ने, कोई बात नहीं की। चढ़ावा मुद्दे का जो है, राम मंदिर का, वो मामला है ही। अब उसके बाद दलितों के साथ ये व्यवहार, इसे क्या कहा जाए कि मतलब इतने सारे परेशानियों के बीच एक और परेशानी में घिरती है सरकार। देखिए अंशु जी, आपने बड़ा दिलचस्प एक चीज, ये तमाम तथ्यों को गिनाया। इस देश में शायद पहली बार एक प्रधानमंत्री इस देश को मिला जो हर मंच पर खड़े होकर कहता है कि ओबीसी है, ओबीसी है, और वो भी उस पार्टी का नेता जो हिंदुओं को एकजुट करने के नाम पर सत्ता में आए हैं। हिंदुओं को खंड खंड जाति में बांटा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर, ना तो सदन के अंदर खड़े होकर अपनी जाति बताई। दूसरी बात, आदिवासी राष्ट्रपति, जब आप इसका ढोल पीटते हैं ना, तो आप आदिवासियों का अपमान करते हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति इसलिए बनी क्योंकि वो एक अच्छी नेत्री थी और शायद इसीलिए आपने राष्ट्रपति बनाया। अगर आदिवासी समझकर बनाया कि आदिवासियों का वोट लेना है, तो आपने इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान किया। अब आदिवासी को आपने राष्ट्रपति बना दिया और बार बार हमें बताते रहते हैं, जताते रहते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों ने जो चिट्ठी लिखी है अधिकारी को कि चीन की सेना घुस आई है हमारे खेतों पर, उन आदिवासियों की बात तो आप सुन नहीं रहे। तो ये आपके डबल स्टैंडर्ड को बताता है। जहां तक दलित की बात है, यूपी और उत्तराखंड की आपने बात की, आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो मूलतः उत्तराखंड के हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो राजनीति है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। डर क्यों हो गया है इनको? आपने बिल्कुल सही कहा, ये मुद्दा अगर फैला, और कांग्रेस पार्टी इसलिए इसको उठा रही है कि अगर ये मुद्दा फैला और दलित पीछे हट गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है। और पंजाब, जहां बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है, वहां भी दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं, मायावती इन्हीं दलितों की आबादी के बल पर पूर्ण दलित और ब्राह्मण, इन दोनों को जोड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने एक बार चलाई थी मायावती ने। आज वो कमजोर तो हो गई है, लेकिन आज भी वो 9.5% वोट बैंक पर है। यानी 9-10% वोट बैंक से मायावती की गिनती एक तरह से बहुजन समाज पार्टी की शुरू होती है और उसी दलित वोट बैंक के लिए चंद्रशेखर भी मैदान में उतरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अंशु जी लगभग 20 से 21% जो है वो दलित आबादी है। और ये लगभग मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं
तो इस आबादी का जो वोट बैंक है वो लगभग 2-3 खानों में थोक भाव में जाता है। तो इसके लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि मायावती 10 से 11% पे रहे ताकि वोटों का बिखराव हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी दलितों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। मोटे तौर पर इस देश में जो दलित रहे हैं, जो मुस्लिम रहे हैं और जो अगड़ी जातियां रही हैं, वो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है कई दशकों तक देश की आजादी के बाद। अब अगर उत्तर प्रदेश के दलितों को ये समझ में आ गया कि भैया दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय और राज्यसभा में विपक्ष नेता, दलित नेत्री जो हरियाणा से आती है, प्रभारी है उत्तराखंड की, और दलित विधानसभा में नेता विपक्ष, इनके कारण उस मंच को धुलवाया गया, तो क्या यूपी का दलित वोट करेगा? और उत्तराखंड में आ जाइए जिसमें ये घटना हुई। उत्तराखंड में अंशु जी मोटे तौर पर जो दलितों की आबादी है लगभग 16 से 18% के बीच में है, और दलितों की ये आबादी मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो करीब 15 से 25 सीटों पर तो सीधे डायरेक्ट जीत हार का अंतर पैदा करती है। तो अगर उत्तराखंड के दलितों को ये समझ में आ गया तो फिर इनका क्या होगा? मैं तो पिछली बार धामी साहब जो अपना खुद का चुनाव हार गए थे वो यही था कि उनके अपने खटीमा वाले क्षेत्र में जो जनजातीय समूह थी, जो मायावती की पार्टी को वोट करता था, उनको समझ में आ गया कि मायावती की पार्टी को वोट करते हैं तो बीजेपी जीत जाती है। उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, वोटों का बिखराव रुका और नतीजा सिटिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट से हार गए थे। और तीसरा राज्य जो बीजेपी का सपना है, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लिया, पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बना लिया, अब उनका सपना पंजाब में अपनी सरकार बनाने का है, कामयाब नहीं हो पा रहे। उस पंजाब में मोटे तौर पर दलितों की आबादी 28 से 34% के बीच में। आप ये समझ लीजिए कितनी विधानसभा पर दलितों का प्रभुत्व है। अगर कांग्रेस पार्टी में, फिर कह रहा हूं, सही तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित इस देश के दलितों के मन में ये बता पाने में कामयाब हो गई, क्योंकि अब बीजेपी कह रही है अब गंभीर है। अरे जब घटना हुई तब आपको एलआईयू ने सूचना नहीं दी थी क्या? तब पुलिस वालों ने आपको सूचना नहीं दी थी क्या? आपने उसी दिन एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी क्यों नहीं की? और बड़ी बात है, आपने शुद्धिकरण का कार्यक्रम होने क्यों दिया? आप राहुल गांधी के कार्यक्रम में अड़ंगे लगाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में अड़ंगे लगाते हैं, ये वाला कार्यक्रम कैसे होने दिया? आपकी पुलिस को क्यों नहीं पता लगा, या पता लगने के बाद आपने जानबूझकर होने दिया? अब इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, क्योंकि 21 घंटे बाद इस देश का जज लाखों की तादाद में उत्तराखंड के सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, पंजाब के सभी जिलों में, दिल्ली के सभी जिलों में, इस देश के सभी जिलों में उतरने जा रहा है, महात्मा गांधी का नाम लेकर और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर। जी बिल्कुल, एक बैठे बिठाए एक मुद्दा पकड़ा दिया। और आप जो ये कह रहे हैं कि इसे चाहते तो रोक सकते थे कि, और हमेशा ये कहा जाए कि बीजेपी न जाने क्यों मतलब गलती पे गलती करती जा रही है। जब से जेनजी आंदोलन हुआ है मुझे लगता है कि कुछ संतुलन ही गड़बड़ा गया है बीजेपी का। जहां कि वो बहुत शार्प फैसले लेने के लिए माने जाते थे, उनकी वो सारी शार्पनेस खत्म हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जहां तक आपने बोला कि दलितों को जरूर इसका एक बहुत बड़ा ये मुद्दा पकड़ाया है और बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर कांग्रेस जिस तरह से इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है तो ये जरूर एक मुसीबत का सबब बन सकता है बीजेपी के लिए, और अन्य दलों के भी सोचने की बात है। क्योंकि देखिए, किसी भी समाज के लिए उनके जो हीरो होते हैं, उनके जो बड़े प्रतीक होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनका इस तरह से अपमान हो जाना बहुत ही उनको एक हृदय में चोट पहुंचाता है। ये किसी भी समाज के लिए हो सकता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक मतलब बुजुर्ग नेता भी हैं, उनके साथ इस तरह की घटना का हो जाना वो एक डबल इफेक्ट पैदा करता है। दलितों में तो एक उनके प्रति संवेदना जागेगी ही जागेगी और बीजेपी से गुस्सा आएगा ही आएगा, और उनके मन में बाकी अगर ये युवा इसको करेंगे तो सोचिए कि युवाओं की भी एक शक्ति मिलकर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। दूसरी बात, ये इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देते रहे, इन्होंने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। ये तब भी हुआ था उत्तर प्रदेश में कि जब अखिलेश यादव चुनाव हारे थे और उसके बाद जब योगी जी उनके मुख्यमंत्री आवास में आए थे तो कैसे गंगा जल से उस घर को धुलवाया गया था, मुख्यमंत्री आवास को पूरा गंगा जल से शुद्ध किया गया था। तो इस तरीके की कोई आज की बात नहीं है। बीजेपी इस तरीके के सिग्नल्स, इस तरह के चीजों को दिखाती आई है। तो खाली ये कहने से नहीं चलेगा कि हम दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के समर्थक हैं, जबकि आपके नेता, आपके लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।
तो आपके पास जनता को जाके आप उसी वोट बैंक को ये कहेंगे कि नहीं हम आपके हैं, आपके लिए हम काम करते हैं, तो आप उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं? और आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से चुनाव भी है और इतनी बड़ी आबादी है दलितों की, तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा मुद्दा अभी कांग्रेस ने ले लिया है। और ये देखने की बात होगी कि कल ही, मतलब ये देखिए कि कांग्रेस ने कितना क्विक फैसला लिया। और आज रचनात्मक कांग्रेस में भी जो राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया, उसमें मतलब न सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई उन्होंने सरकार की, जो संघ है उसके ऊपर भी वो प्रहार करने से नहीं चूके। आप ये देख लीजिए कि लगातार पहले आरएसएस को उस तरीके से बहुत ज्यादा निशाने पर नहीं लिया जाता था, लेकिन अब हर जगह इनके हर नेता आरएसएस को भी निशाने पर ले रहे हैं। तो चारों तरफ से इस समय बीजेपी, आरएसएस, ये जो पूरा इनका संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। और इस वक्त अगर ये दलितों को, उसके वोट बैंक को नाराज करते हैं, और कांग्रेस, मतलब आज घटना हुई और कल ही इस मुद्दे को वो पकड़ के पूरे सभी जिलों में इसको प्रदर्शन को करेंगी, तो सोच लीजिए कि वो इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देंगे। और इसके साथ साथ छात्रों का मामला है, पैलेट गन चलाने का मामला है जिसपे जवाब नहीं आया है, उसके साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला है। तो ये सरकार जो है अपने लिए मुश्किलें खुद पैदा करती जा रही है। अब विपक्ष को तो मुद्दे खोजने पड़ते थे पहले, अब उनकी झोली में आ के मुद्दे गिर रहे हैं, और ये सरकार अपनी गलतियों से ये सब कुछ उनकी थाली में परोस रही है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है वो बीजेपी के लिए बड़ा क्रूशियल, बड़ा संकट वाला और बहुत परेशानी वाला आ सकता है। मुझे लगता है कि आज उल्टा अमित शाह अगर सदन में आ जाते और ये बात को आए तो सही, मतलब इस बात को स्वीकार कर लेते कि छात्रों के साथ जो एक घटना हुई है उसमें सरकार खेद व्यक्त करती है, खाली खेद ही वो व्यक्त कर देते, कुछ उनके पक्ष में बोल देते, तो मुझे नहीं लगता कि इससे उनका कद घटता। अगर विपक्ष इस्तीफा भी मांगता या कुछ, देखिए आरएसएस ने भी तो आके वहां पर नागपुर से उन्होंने बोला ना कि हम मानते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, नहीं होनी चाहिए, तो दिल बड़ा करना चाहिए था। अंशु जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। नेता वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति लीडर नहीं हो सकता। यही आप समझ लीजिए, इस देश के इतिहास में जो सबसे शर्मनाक अध्याय है हमारे लिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं, बहुत सारे लोग मानते होंगे, वो चीन के हाथों भारत को मिली करारी हार। वो धोखा था जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया था, जो आज तक धोखा कर रहा है। आज वाली सरकार कहती है ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। आज वाली सरकार एक एजेंसी से सूत्रों के हवाले से खबर पोस्ट करवाती है। अरे सूत्र गया तेल लेने, तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं बता रहे हो कि चीन सीमा में घुसा है या नहीं घुसा है? बस इतनी सी बात है। और जो वहां के जनजातियों ने जो चिट्ठी लिखी है वो है कि नहीं, कहने वाले तो यहां तक कहते हैं, इनके अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रहे हुए हैं जो कंधार गए थे आतंकवादियों को छोड़ने के लिए, जसवंत सिंह आर्मी में थे। कैप्टन की हैसियत से जिस पोस्ट पर उन्होंने जॉब किया था, देश सेवा की थी, आज वो पोस्ट भारत के कब्जे में नहीं है, चीन के कब्जे में है, जबकि वो हमारा इलाका है। आप देश को सच क्यों नहीं बताते? और बड़ी सिंपल सी बातें हैं। जवाहरलाल नेहरू 62 की हार के बाद संसद का सत्र बुलाया गया था। संसद के सत्र में विस्तार से चर्चा हुई थी। अपने जन्मदिन के दिन वो अपनी आलोचनाओं को सुन रहे थे और 30 से 31 बार खड़े होकर उन्होंने सफाई भी दी थी सदन के अंदर। ये करने के लिए आपको कलेजा चाहिए। आप सफलताओं का जश्न तो मना सकते हो, आप उपलब्धियों का जश्न तो मना सकते हो, आप क्रेडिट तो ले सकते हो, लेकिन आपकी गलती से अगर कोई दिक्कत हुई, अगर उसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हो, तो आप डरपोक हो। 56 इंच तो छोड़ दीजिए, 5 और 10 इंच भी नहीं हो, और ये नेहरू जी से तुलना करने चलते हैं। दूसरे वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना करने चलते हैं। अरे मैं मानता हूं कि उसमें अमित शाह का कोई लेना देना नहीं है, जो भी खेला किया वो प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया, तो खड़े होकर कह तो दीजिए, या तो बोल दीजिए कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, मैंने कोई आदेश नहीं दिया, या ये बोल दीजिए कि हमें गलती हो गई, जैसे हमेशा अपने नेता को बचाते रहे उस तरह से अपने नेता को बचा लीजिए। ये भी बता दीजिए कि 20 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया गया था, क्योंकि बाद में जो चिट्ठी डाली गई वो बिना तारीख वाली चिट्ठी थी। तो धर्मेंद्र प्रधान से जब वो इस्तीफा ले लिया गया था, तो क्या वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? और प्रधानमंत्री तक पहुंचा तो क्या किसी फाइल में डालकर वो भूल गए, या जानबूझकर उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग से उतर गया? कुछ तो होगा, सच बताइए। सच नहीं बताएंगे तो नेतृत्व तो निश्चित तौर पर आपका नहीं होगा। और तीसरी बात, आज जो राहुल गांधी ने एक एक करके पोल खोला, किसी के सगे नहीं है। कौन लोग थे जो भाजपा को वोट देते थे और क्या किया भाजपा ने उनके साथ? कौन लोग थे जो आरएसएस की ताकत थे
आरएसएस ने क्या किया उनके साथ, ये तमाम लोग अपने ही लोगों को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। आज राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ-साफ कह दिया और इंदिरा गांधी को आज राहुल गांधी ने याद किया। तमाम चीजें उन्होंने कही, उस पर मैं कोशिश करूंगा, अगर समय रहा तो हम अलग से एक वीडियो करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अब कहते हैं कि राहुल गांधी अब धागा खोलने के स्टाइल में आ गए। जितना नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भागवत डर रहे हैं, उतना ज्यादा धागा खोल रहे हैं। अभी तो बड़ी बैठक संघ ने बुलाई है, कल हमने इस पर एक स्टोरी करी थी। अमेरिका, कनाडा और यूके जाने वाले हैं मोहन भागवत। वो कह रहे हैं कि सनातन, अरे यहाँ राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है तुम्हारी, और तुम अमेरिका में जाके सनातन वैल्यू की बात करोगे। क्या लेना देना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन से? क्यों वहां जाकर आप तमाम चीजें करना चाहते हो? इस देश में पहले कहो तो सही कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में जो जिम्मेदार है उनको हम अलग थलग कर देंगे। इस देश में कहो तो सही कि जज जी पे जो लाठीचार्ज हुआ, या तो अमित शाह इस्तीफा दे दे या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे। कहोगे नहीं, क्योंकि सुरक्षा छिन जाएगी ना। फिर मोदी जी जो लाल किले से बोले थे, वो कह देंगे कि नहीं नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, खाता बही दो, हिसाब किताब दो, इनकम टैक्स का बताओ, जो छूट मिलती है वो बताओ, एफसीआरए में तुम्हें भी ला देंगे हम। ये तमाम चीजें कहेंगे। इस डर से अब जुबान नहीं खुलती है, लेकिन खुलासा तो हो रहा है। इस देश की जनता अब हिसाब मांग रही है। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी के इस स्टैंड की मैं बहुत तारीफ करता हूं। चर्चा नहीं, बयान, जिम्मेदार कौन। क्यों करता हूं? क्योंकि अब चर्चा में क्या बताओगे आप? 47 में ये हुआ, 52 में ये हुआ, 65 में ये हुआ, 70 में ये हुआ, 75 में ये हुआ। उसकी सजा इस देश की जनता ने कांग्रेस को बार बार दिया है, कई बार दिया है। अब तो ये बता दो कि आपने 20 जुलाई को क्या किया, और आपने बड़ा अच्छा नाम दिया, जुलाई इफेक्ट। ये जो जुलाई इफेक्ट है, ये मोदी शाह की विदाई की कहानी तो लिख चुका है। अब वो जितनी देर करेंगे, उतना ज्यादा वो खुद दलदल में फंसते हुए नजर आएंगे अंशु जी। और चूंकि अब ये समय भी हो गया है, हमें इसको जनता तक पहुंचाना भी है, तो आज मैं ही एंडिंग कर देता हूं। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके 2-4-5 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चर्चा में मुझे और अंशु जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।